हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज इन्फ्लेशन। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा इसके बारे में, बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ कंसेप्चुअली कि इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से इन्फ्लेशन जनरेट होता है और क्या इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो सब कुछ। दोस्तों, इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई, और ये ना कि एक सिर्फ गरीब इंसान को इंपैक्ट करती है, बट एक रिच बिजनेसमैन को भी इसका असर पड़ता है। और हमारे कंट्री का हर एक इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके पीछे एक फाउंडेशनल रीजन बनता है इन्फ्लेशन। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हर एक इंसान को होनी जरूरी है। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। दोस्तों, इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइसेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स दैट यू सी अराउंड। जैसे कि आपका फूड, आपका क्लोथिंग, जो भी आपका डेली नीड्स है, जिसको आप डेली बेसिस में यूज करते हो, वो सारी चीजों में जब प्राइसेस का राइज होता है तो उसको महंगाई बोला जाता है या फिर इन्फ्लेशन बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 1960 में इतने सारे कॉफी कप्स आप खरीद सकते थे $5 में, बट आप 2000 में देखें तो वो बस 2 ही खरीद सकते हैं। एंड टुडे इट्स ओनली 1 कॉफी कप दैट यू कैन बाय इन अमेरिका फॉर $5। आपने शायद अपने दादाजी को भी ये बोलते हुए सुना होगा कि उनके टाइम में 2 रुपए में 5 समोसे मिलते थे। आज के टाइम में आपको 10 रुपए में 1 समोसे मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो ओवर द टाइम क्वांटिटी आपका घटा है एंड एट द सेम टाइम प्राइस भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये बस एक समोसे के लिए या फिर कॉफी कप के लिए नहीं है, ये लिटरली हर एक जो हमारी नीड्स की चीजें होती है, राइट फ्रॉम आवर ग्रोसरीज टू आवर क्लोथिंग्स, एवरीथिंग, सारी चीजों में ऐसे राइज ऑफ प्राइसेस हुआ है ओवर द टाइम। ठीक है, तो यही होती है इन्फ्लेशन। तो इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन? सिंपल भाषा में, अगर इंसान के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसी चीज से इन्फ्लेशन बढ़ती है इकोनॉमी में। अब ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड तरीके से मैं बता रहा हूं, बट दैट इज द मेन आइडिया। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक सर्टेन सब्जी का मंडी है, ठीक है, वहां पे 10 केजी राइस बिकता है, ठीक है, हर दिन। और ये 10 केजी राइस 10 लोग खरीदते हैं 1-1 केजी करके, ठीक है। 1 केजी का जो कॉस्ट है वो लेट्स से 20 रुपीज है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 10 केजी खरीदने के लिए आपको टोटल कितने लगेंगे? 200। तो ये 200 रुपीज हर 10 लोगों के पास रहते हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान के पास मैक्सिमम 20 रुपीज ही रहते हैं राइस खरीदने के लिए। तो ये जो 10 लोग हैं वो 20 रुपीज दे के हर दिन अपना 10 केजी का राइस लेके जाते हैं, ठीक है। टोटल में हर एक इंसान 1 केजी का खरीदता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। अब सोचिए जो 10 इंसान है इसके पास 20 रुपीज ही है राइस खरीदने के लिए, हर एक के पास, ताकि वो 1 केजी का राइस खरीद पाए। कल अगर इन 20 लोगों के पास, हर एक इंसान के पास अगर लेट से 40 रुपए आ जाए राइस खरीदने के लिए, तो ये हर कोई इंसान 40 रुपए खर्चा करेगा। तो 40 रुपए जब खर्चा करने जाएगा, ये 10 केजी का राइस तो 20 केजी नहीं हो जाएगा ना, वो 10 ही केजी रहेगा। और 10 केजी का तो 200 टोटल प्राइस है, तो 10 लोग कैसे खरीद पाएंगे फिर? तो ये जो 40 रुपए का इनके पास एक्स्ट्रा आ गया है 20 रुपए, तो ये प्राइस, ये जो बेचने वाला आदमी है वो भी 1-1 केजी का राइस का कॉस्ट बढ़ा देगा 20 रुपीज से, और वो 40 रुपीज का कर देगा, ताकि ये चीज नॉर्मल हो पाए। क्योंकि ये 10 केजी का क्वांटिटी तो 10 केजी ही रहेगा ना, लेकिन क्योंकि हर इंसान के पास पैसा बढ़ गया है, हर किसी को आप 2 केजी तो नहीं दे सकते, तो फिर 10 लोगों को मिलेगा ही नहीं वो चीज। इसीलिए हर एक इंसान के लिए प्राइस बढ़ाया जाता है, एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन इन्फ्लेशन ऑकर्स। तो इन्फ्लेशन होने का जो मेन रीजन है वो ये है कि जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आ जाता है और इंसान खर्च करता है, तो जो चीज पे खर्च करता है वो तो एक ही सर्टेन क्वांटिटी पे रिलीज होती है ना। अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिसोर्सेज भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। पैसा तो जस्ट एक पेपर है, जो रिसोर्सेज बन रहे हैं वो तो कांस्टेंट लेवल पे बन रहे हैं, ताकि सबको वो रिसोर्सेज दिया जाए और उसमें से चॉइस कर पाया जाए। इसीलिए इस रिसोर्सेज का प्राइस बढ़ाया जाता है, ताकि चीजें वापस नॉर्मलाइज किया जाए। सो दैट इज प्रिसाइजली द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच इन्फ्लेशन ऑकर्स। ओके, तो इस एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जा रहा है कि क्यों आपका प्राइस बढ़ता है ओवर द टाइम। तो इस चीज को हम लोग और अच्छी तरीके से और डिटेल तरीके से समझते हैं कि इंसान के हाथ में पैसा ज्यादा आता कैसे। बहुत सारे तरीकों से आता है।
तो इस वजह से हम जानते हैं कि क्या क्या वजह होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहला रीजन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो दीज आर बेसिकली द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन जिसके थ्रू इंसान के पास पैसा आता है या जाता है, ठीक है। तो प्राइस सर्कुलेशन कैसे होती है, देखो सबसे पहले जो यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब कोई सर्टेन चीज के डिमांड बढ़ जाता है तब उसका प्राइस बढ़ने लगता है, सिंपल, ठीक है। अब चीजों का डिमांड, ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, डिमांड और सप्लाई का। जब डिमांड कोई सर्टेन चीज का बढ़ता है और सप्लाई जब लिमिटेड रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड की वजह से प्राइस उसका बढ़ता है। उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया। सिमिलरली दैट्स द मेन रीजन ऑफ डिमांड पुल, ठीक है। अब डिमांड पुल बहुत तरीके से हो सकता है। लोगों के पास ज्यादा पैसा कैसे आता है ये हम लोग समझते हैं। जो हमारा आरबीआई होते हैं दोस्तों, दैट आरबीआई इज द मेन बैंक दैट डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट्स इन द कंट्री। अब आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट्स घटा देगी, ठीक है, तो बैंक से लोन लोग ज्यादा लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो आराम से लोन ले पाएंगे। तो बैंक से जब लोन लोग ज्यादा लेंगे तो हर किसी के पास पैसा ज्यादा होगा। तो जब सब लोगों के पास मनी ज्यादा होगा तो वो खरीदना ज्यादा चाहेंगे, तो स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी स्पेंडिंग बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड सप्लाई, डिमांड जो है प्रोडक्ट्स का वो भी बढ़ जाता है, एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच महंगा ही बढ़ जाता है, ओके। तो ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में लेट्स से आप एक बिजनेस चला रहे, बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट से बेचते हो। अब देखो रॉ मटेरियल्स का अगर कॉस्ट लेट से बढ़ गया, लेट से आप एक पेट्रोल पंप चलाते हो और ऑयल का जो प्राइस है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, उसका सोचो प्राइस अगर बढ़ गया, तो रॉ मटेरियल्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो लेबर को भी आपको ज्यादा देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी इंसान जब काम करता है ओवर द टाइम उसका भी सैलरी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जब आपका कॉस्ट बढ़ जा रहा है बिजनेस में तो ऑब्वियस सी बात है आप बेचोगे भी ज्यादा प्राइस में। तो इसी वजह से कस्टमर के पास प्राइस ज्यादा में आता है, दैट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट का जब पुशिंग होता है उसके थ्रू क्या होता है, आपका जो मेन प्राइस है ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब अब देखो यार, वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट देयर सैलरीज टू गेट हाइक्ड अप। तो सैलरी अगर बढ़ेगा वर्कर्स का ओवर द टाइम तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा। तो स्पेंडिंग जब भी बढ़ेगा तब वापस क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, जो भी प्रोडक्ट्स वो खरीदते हैं उसका। तो उसका जब डिमांड बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है वापस इन्फ्लेशन ही होगा। तो इसी तरीके से तीन चीजों से इन्फ्लेशन बढ़ती है। पहला है डिमांड का पुल, दूसरा है कॉस्ट का पुश और तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। और आप समझ सकते हैं ये सब चीजें सारे गवर्नमेंट के हाथ पे नहीं होती है, एक चीज गवर्नमेंट के हाथ पे होती है। अब गवर्नमेंट इसी इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करती है, जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट। अब ये आरबीआई क्या करती है, कभी कभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। इससे क्या हो जाता है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है लोगों के पास कम पैसा लेने का ताकत होता है, बिकॉज लोन लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो जब कम लेते हैं लोग पैसा, कम सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है। कम जब मनी सर्कुलेशन होता है तब लोगों का स्पेंडिंग कम हो जाता है, ठीक है। तो स्पेंडिंग जब कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन में कंट्रोल होती है। तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन ओवर द टाइम क्या होता है, वो बढ़ता भी है, घटता भी है, बढ़ता भी है, घटता भी है, डिपेंडिंग ऑन द वे द गवर्नमेंट यूजेस इट, ठीक है। अब ये सवाल आ सकता है कि अगर गवर्नमेंट के पास पूरा आइडिया है कि इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा घटा सकता है तो व्हाई डोंट द गवर्नमेंट कंप्लीटली स्टॉप्स द इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन तो एक प्रॉब्लम है यार। डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आपका जो इनकम है वो इनकम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इनकम बढ़ने पे आपका स्पेंडिंग भी बढ़ जा रहा है, चीजों का दाम बढ़ जा रहा है, तो इसको कंट्रोल पूरी तरीके से कर लेना चाहिए। क्या जरूरत है इन्फ्लेशन की दोस्तों, एक्चुअली इन्फ्लेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आप इन्फ्लेशन के बगैर पूरी तरीके से चल सकती है। अब क्यों ऐसा होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को घटा दी और लेट्स से इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट एकदम 0% हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या सिचुएशन होगा, पहला चीज आप क्या सोचेंगे कि क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, चीजों का दाम नहीं बढ़ रहा है, तो क्योंकि चीजों का दाम नहीं बढ़ रहा है तो मैं पैसा भी सेव कर लेता हूँ, आगे के टाइम में खरीदूंगा जो भी खरीदना है। तो ऐसे क्या हो रहा है, आपका जो स्पेंडिंग है वो स्पेंडिंग कम हो जा रहा है, और स्पेंडिंग जब भी कम हो जाएगा तो इकोनॉमी में बिजनेसेस नहीं चल पाएंगे। लेट्स से गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट को क्या किया, बढ़ा दिया। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा क्योंकि लोन नहीं ले पाएंगे ज्यादा,
तो इकोनॉमी में कम मनी सर्कुलेट करेगा, राइट? अब मनी जब कम सर्कुलेट करेगा, लोग स्पेंडिंग कम करेंगे। स्पेंडिंग कम करेंगे तो किसके प्रोडक्ट्स के सेल्स प्राइस घटेगा? बिजनेसेस का प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस घटेगा। तो बिजनेसेस का जब प्रोडक्ट का सेल प्राइस घटेगा तो बिजनेसेस लॉस में जाएगी। लॉस में बिजनेसेस जाएगी तो क्या होगा? इकोनॉमी धीरे धीरे गिर जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्योंकि बिजनेसेस का जब लॉस होगा, किसको बिजनेस एम्प्लॉय करेगी? तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है? और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से इन्फ्लेशन एक्चुअली एक टू एज्ड स्वॉर्ड होता है। ये जितना ज्यादा आप घटाओगे उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ा भी दोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमें इसके साथ समझ जानी चाहिए कि इन्फ्लेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन अ बैलेंस्ड प्रोसीजर, ओके? तो इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं कि डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन क्या होता है। दोस्तों, डिफ्लेशन मतलब होती है कि कोई भी जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा घट जाता है, और डिफ्लेशन जब होता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और लोगों के पास पैसा कम होता है। तो इससे क्या होता है? प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे फॉल, ओके? एंड डिफ्लेशन ऑकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। मतलब आज का पैसा अगर आप रखोगे तो उसका वैल्यू आने वाले टाइम पे और बढ़ जाएगा। मतलब आज पैसे से अगर आप 10 केजी राइस खरीद पा रहे हो, लेट्स से 100 रुपए से 10 केजी राइस खरीद पा रहे हो, तो आने वाले टाइम पे 100 रुपए में आप 20 केजी खरीद पाओगे, या लेट्स से 15 केजी खरीद पाओगे। तो डिफ्लेशन में मनी का वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ता है, ठीक है? ये एक्चुअली सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, बट दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। जैसे मैंने अभी समझाया कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उससे बढ़ जाती है, और बहुत सारे बिजनेसेस लॉसेस में चल जाते हैं, इकोनॉमी नीचे चली जाती है। उसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और लोग बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं, ठीक है? और पैसे डाल के वो बहुत सारे स्पेंडिंग करते हैं। तो स्पेंडिंग करने से क्या होगा कि प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, जिसको मैंने अभी तक आपको समझा दिया। तो ये जब बहुत ज्यादा एक्सटेंट में हो जाता है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर आती है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन को समझना जरूरी है। बहुत सारे टाइम में ऐसे होता है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंक्रीज में चल रही है, ठीक है? इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमिकल जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा घट रहा है। मतलब मंडी का समय चल रहा है लेकिन दाम बढ़े जा रहा है। ऐसे तब होता है, लेट्स से हमारे इकोनॉमी में रिसेशन चल रही है, हमारे इंडियन इकोनॉमी में लेट्स से रिसेशन चल रही है, ठीक है? तो जब भी हमारे रिसेशन चलेगी कंट्री में, तो क्या होगा कि बाहर के जो ऑयल है, जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, उस ऑयल का प्राइस तो हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ऑयल का अगर प्राइस लेट से कॉस्ट पुश के लिए बढ़ रहा है तो पेट्रोल का भी दाम बढ़ ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस होते हैं जहां पे इस तरीके से जब इकोनॉमी भी रिसेशन में चल रही है लेकिन तब भी चीजों का दाम बढ़ रहा है। सो दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन, व्हिच इज अ वेरी बैड थिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा खर्च करने को भी नहीं होता, लेकिन तब भी उन्हें खर्च करना पड़ रहा होता है। क्यों खर्च करने को क्यों नहीं होता? बिकॉज रिसेशन चल रही है, लेकिन उन्हें तब भी खर्च करना पड़ रहा है बिकॉज दाम बढ़ रही है चीजों का, ठीक है? अभी देखिए, कोरोना वायरस के टाइम पे कंप्लीट एक तरीके का डिफ्लेशन हो रहा है, ठीक है? जिस वजह से इकोनॉमी नीचे चली जा रही है। डिफ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा है बट इकोनॉमी ढंग से चल नहीं पा रही, ठीक है? तो इकोनॉमी, क्योंकि लोग खर्चा कम कर रहे हैं, लोग अच्छी तरीके से स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वैल्यू नीचे चल जा रहा है और इस वजह से अभी रिसेशन हो जा रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके से भी काम होता है। आप देख लो, अभी पूरा डिफ्लेशन का ही टाइम चल रहा है, जहां पे लोगों के पास पैसा है स्पेंड करने के लिए, लेकिन तब भी वो स्पेंड नहीं कर सकता है। इस वजह से क्या हो जा रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जा रहे हैं क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहे। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्लेशन ओनली, ठीक है? आई गेस आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि डिफ्लेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है? अब जानते हैं कि इसका पर्सनल इंपैक्ट क्या होता है। व्हाट इज द पर्सनल इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? बहुत सारे पर्सनल इंपैक्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों जो चीज हमें समझना है वो ये है कि हमारा जो इनकम का ग्रोथ होता है ओवर द टाइम, वो इनकम का ग्रोथ हमेशा ग्रेटर देन इन्फ्लेशन ग्रोथ होनी चाहिए। इन्फ्लेशन का ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक चीज होता है जिसको हम लोग CPI बोलते हैं, ठीक है? कस्टमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है इसको। तो CPI एक होता है जो जिसके थ्रू इन्फ्लेशन का मेजरमेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे से बास्केट ऑफ गुड्स लिया जाता है और उसका क्या इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस का, उसका परसेंटेज लिया जाता है, तो उसी के थ्रू इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। तो ये जो मेजरमेंट CPI का रेट है, लेट्स से CPI का रेट अगर 6% है, ठीक है? तो हमारा इनकम ग्रोथ अगर 6% से ज्यादा है, लेट्स से 8% है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इनकम का ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन से हमारा पैसे का वैल्यू डाउन नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे पास इनकम भी बढ़ जा रहा है। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरा एक सिचुएशन हो सकता है जहां पे आपका इनकम ग्रोथ इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट हो सकता है। जैसे मैंने बताया, लेट्स से
8% का इन्फ्लेशन चल रहा है, उसी हिसाब से आपका इनकम ग्रोथ भी 8% का है। तो दोनों जब इक्वल है तब थोड़ा बहुत आप वरी कर सकते हैं, बट देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट बिकॉज आपका इनकम ग्रोथ एटलीस्ट सेम परसेंटेज में चल रहा है। बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तब होती है दोस्तों जब आपका जो इनकम ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से नीचे हो जाता है। अगर आपका इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से नीचे हो जाता है तो इट्स अ वेरी बैड इंडिकेटर फॉर यू। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पैसा है उससे ज्यादा पैसे का खर्च आपके ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज आपका खर्चे बढ़ जा रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। दैट इज प्रिसाइजली वाई, क्योंकि इनकम ग्रोथ हमको इक्वल रखना है या ग्रेटर रखना है, मोस्ट हैप्पीली ग्रेटर ही रखना है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज प्रिसाइजली द रीजन वी इन्वेस्ट मनी, ठीक है। और इन्वेस्ट करना हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने इसीलिए रखता है ताकि हम लोग ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग ओवर द टाइम कॉम्पेंसेट कर पाए। जितना हम लोग इन्फ्लेशन को कॉम्पेंसेट कर पाएंगे उतना हम एक हैप्पी जिंदगी जी सकते हैं। एंड दैट इज हाउ आई एंड दिस वीडियो। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज द कंप्लीट आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन। और ये समझ हम सबको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लाइफ में इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।